हेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। पिछले लेक्चर तक हमने जो है वो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन सारी ही कवर कर ली थी। आज के लेक्चर में हम जो है वो चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के केस में किस तरह से अकाउंटिंग होगी वो समझने वाले हैं। अब याद करवा दूं कि पिछले लेक्चर में हमने एक चीज़ ये समझी थी कि अगर आपका कोई भी चेंज इन एस्टिमेट है, चेंज इन एस्टिमेट मतलब क्या कि भाई आप जो है वो वैल्यू ऑफ असेट को चेंज कर रहे हो, या आप जो है वो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज कर रहे हो, या आप जो है वो यूजफुल लाइफ, या आप रेसिडुअल वैल्यू, इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो आप चेंज करते हो तो उसको चेंज इन एस्टिमेट माना जाता है। और सारे ही चेंज इन एस्टिमेट का आप जो है वो प्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट देते हो। प्रोस्पेक्टिवली मतलब क्या कि जिस दिन चेंज किया उस दिन से आगे आप जो है वो चेंज का इफेक्ट लेके आओगे। उसके पहले क्या हो चुका है उससे आपको मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो चेंज इन एस्टिमेट का अकाउंटिंग किया जाता है। अब इसके सम्स जो है वो हमने कुछ आगे किए हुए थे। अब जो है वो हमें समझना है कि भाई अगर आपका मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो अगर चेंज होता है तो उस केस में अकाउंटिंग किस तरह से होती है। तो डायरेक्ट सम्स पे आ जाएंगे तो इसका क्वेश्चन नंबर हमने 17 तक पिछले लेक्चर में खत्म कर लिया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, ध्यान से पहले पूरा पढ़ लेते हैं। Messrs. Roxy purchased a brand new machinery on 1st January 2017 for rupees 3,20,000 and also incurred rupees 80,000 on its installation. तो असेट को रेडी टू यूज बनाने तक के जितने भी खर्चे होते हैं वो अपने असेट की कॉस्ट में जोड़ देते हैं, ठीक है। Another machinery was purchased on 1st July 2017 for rupees 1,60,000. On 1st July 2019, the machinery purchased on 1st January 2017 was rupees 2,50,000. Another machinery was purchased and installed on 30th September 2019 for rupees 60,000. तो यहाँ पे आप 2017 में 6 महीने के बाद एक और असेट खरीद रहे हो 1,60,000 में, और फिर जो आपने ये वाली 1 जनवरी 2017 को जो असेट खरीदी थी, इस असेट को आप 1 जुलाई 2019 को जो है वो क्या कर रहे हो, बेच रहे हो। कितने में बेच रहे हो? 2,50,000 में। फिर क्या बोल रहे हैं, अनदर मशीनरी, एक और असेट जो है वो तीसरी आप खरीद रहे हो 30th सितंबर 2019 फॉर रुपीज 60,000। अंडर द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस द कंपनी प्रोवाइड्स द डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम। करंटली अभी जो है वो कंपनी 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रही है, और ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से। However, from year 2020, it decided to adopt WDV method and change the depreciation at the rate 15% per annum. 2020 वाले साल से उनको जो है वो मेथड को चेंज करके स्ट्रेट लाइन से ले जाना है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अगेन, अगर आपका चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है तो वो चेंज इन एस्टिमेट माना जाता है, उसको आप प्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट देते हो। जिस दिन चेंज आया उस दिन से चेंज करोगे, आगे जो हो गया था वो हो गया, उसको भूल जाओ, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर 2019 एंड 2020 कंसिडरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर। आपका साल जो है वो खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को, और आपको 2 साल 2019 एंड 2020 2 साल का जो है वो आपको मशीनरी अकाउंट बताना है, ठीक है। तो बना देते हैं सिंपल। अब मशीनरी अकाउंट बनाने से पहले वैसे हमें एक वर्किंग नोट करनी पड़ेगी, तो एक काम करते पहले वर्किंग नोट लिख लेते और फिर जो है वो मशीनरी अकाउंट को बना लेंगे। वर्किंग नोट क्यों बनानी जरूरी है? क्योंकि हमें यहाँ पे जो डिटेल्स दी गई है वो 2017 से दी गई है, और हमें जो अकाउंट बनाना है वो तो 2019 का बनाना है। तो 2017 से पहले हमें असेट को डेप्रिशिएट करते करते लेके आना पड़ेगा 2019 की वैल्यू तक। उसके बाद ही हम जो है वो क्या कर सकते हैं, 2019 का अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। यहाँ पे लिख देते हैं आंसर नंबर 18। हमें बनाना क्या है, तो हमें बनाना है मशीन अकाउंट। पर एक काम करते पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो वर्किंग नोट
वन करके सबसे पहले आपकी कितनी एसेट ऐसी है जिसमें एडजस्टमेंट्स है। तो एक तो ये, इसको मैं नाम दे देता हूं M1, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूं M2। और ये जो आपकी तीसरी मशीन आपने खरीदी है, इसको मैं नाम दे देता हूं M3, ठीक है। अब सबसे पहले M1 एंड M2 का हम जो है वो वर्किंग नोट बना लेते हैं। M3 को तो डायरेक्ट ही जो है वो अपने अकाउंट में ही सॉल्व कर लेंगे। पहली डेट है 1 जनवरी 2017। 1 जनवरी 2017 को हमारे पास M2 तो था ही नहीं, क्योंकि हमने उस दिन सिर्फ M1 को परचेस किया है। और वो कितने में परचेस किया है? 3,20,000 में परचेस किया है। पर उसको रेडी टू यूज बनाने तक के खर्चे भी हमें इसमें जोड़ने पड़ते। मतलब इस 80,000 को भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो टोटल मेरी कॉस्ट जो है वो M1 की बन जाएगी कितनी? 4 लाख। M2 की कॉस्ट कितनी बनेगी? तो M2 इस दिन पे नहीं था, एक और डेट लिख देते हैं, बैलेंस ऑन, फिर बैलेंस एज ऑन 1 जुलाई 2017। इस दिन पे आपने M2 को खरीदा, और M2 को कितने में खरीदा आपने? 1,60,000 में, ठीक है। तो ये हो गया 1,60,000। अब M1 एंड M2 को जो है वो हमें 2017 में डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। तो इधर माइनस कर देते हैं डेप्रिशिएशन फॉर 2017। डेप्रिशिएशन फॉर 2017 कैसे कैलकुलेट करोगे? तो यहाँ पे M1 की अगर मैं बात करूं तो M1 की कैलकुलेशन होगी 4 लाख इंटू, सीधा सीधा आप परसेंटेज लगा दोगे 10% स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से। ये आपका हो गया कितना? 40,000, ठीक है। M2 की अगर बात करें तो M2 1,60,000 इंटू 10% इंटू, ये आपका हो जाएगा 6/12, क्योंकि आपने असेट को जो है वो खरीदा कब है? 1 जुलाई 2017 को खरीदा है। जस्ट ए सेकेंड। मुझे इसका कलर जो है वो ब्लू में चेंज करना है। पर हमारा हेडिंग जो है वो रेड में रहेगा और बाकी पूरा टेक्स्ट जो है वो ब्लू में रहेगा, ठीक है। ओके, तो अब इसका जो है वो आपका डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? तो 1,60,000, 10% इंटू 6/12, तो ये आपका आ गया कितना? 8,000। ये करने के बाद आपको जो है वो मिल जाएगा बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 2018, ठीक है। तो 4 लाख में से 40,000 गया तो बचा कितना? 3,60,000। और 1,60,000 में से 8,000 माइनस करे आपने, ये आपका बच जाएगा 1,50,000। अब 2018 में भी हमारा डेप्रिसिएशन लगा होगा, माइनस डेप्रिसिएशन फॉर 2018। अब 2018 में जो डेप्रिसिएशन लगा होगा वो पूरे साल का लगा होगा और स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से ही लगा होगा। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर मैं इस असेट की वैल्यू की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूं तो ये आपका 40,000 ही बनता है। इसका पूरा पूरा बन जाता है कितना? 16,000, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो ओरिजिनल कॉस्ट पे आपका जो है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 2019। अब ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, हमें इससे जो है वो अकाउंट बनाना स्टार्ट करना है, क्योंकि 2019 का अकाउंट बनाना है। तो 2019 का ओपनिंग बैलेंस हमें मिल गया, तो 360 माइनस 40,000, तो ये बच गया आपका 3,20,000। और इधर 152 माइनस 16,000, तो ये आपका बच गया 1,30,000।
6,000, ठीक है। उसके बाद अब बात करें तो M1 जो है ऑन 1 जुलाई 2019, मतलब 2019 के भी 6 महीने बाद आप क्या कर रहे हो, द मशीनरी परचेस्ड ऑन 1 जनवरी 2017, मतलब M1 की बात कर रहे हैं, और सोल्ड फॉर ₹2,50,000, और 30 सितंबर को हम अनदर मशीनरी खरीद रहे हैं। पर अनदर मशीनरी का तो बाद में कर देंगे, पर पहले जो है ये जो असेट बेच रहे हैं, हम बेचने से पहले एक हमने कसम खाई थी। कसम क्या खाई थी कि भी जिस दिन बेच रहे हो, जिस दिन डी रिकॉग्निशन हो रहा है, उस दिन तक का पहले डेप्रिसिएशन लगाओ। तो हमें जो है वो 1 जुलाई 2019 तक का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो यहां पे माइनस डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ ऑन M1। तो भी 40,000 के हिसाब से जो है वो आपका डेप्रिसिएशन पूरे साल का बनता है। अगर 6 महीने का डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करने जाए तो वो आपका बन जाएगा कितना, 20,000। तो अब मुझे यहाँ पे इस असेट की कैरिंग वैल्यू मिल जाएगी। कैरिंग वैल्यू एज ऑन 1 जुलाई 2019, इस दिन जो है वो अपने क्या कर रहे हैं, असेट को बेच रहे हैं। तो ये आपका मिल गया कितना, 3 लाख। और ये 3 लाख वाली असेट आपने जो है वो बेची कितने में है, 3 लाख वाली असेट आपने बेची है, सेल वैल्यू उसकी हो जाएगी कितनी, 2,50,000। तो आपको इसमें क्या होगा, इसमें आपको हो जाएगा लॉस, क्योंकि 3 लाख वाली एसेट 2.5 लाख में बेच रहे हो, 50,000 का आपका लॉस हो जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, ये आपको 50,000 का नुकसान हो गया, ठीक है। अब अगर बात करें M2 की, तो M2 जो है वो 2019 में आप उसको कहीं पे भी कुछ भी बेच नहीं रहे हो, तो M2 को पूरा साल के हिसाब से आप जो है वो 2019 में भी डेप्रिशिएट कर दोगे, ठीक है। तो इधर एक और चीज़ लिख देते हैं, माइनस डेप्रिशिएशन फॉर 2019 ऑन M2। M2 को आप जो है वो डेप्रिशिएट कर रहे हो, और पूरे साल का डेप्रिशिएशन आपका बनता है 16,000। तो इधर आपको जो है वो कैरिंग वैल्यू ऑफ M2 मिल जाएगी एज ऑन 31/12/2000। ईयर एंड पे आपकी M2 की वैल्यू कितनी रहेगी, तो 1,36,000 माइनस 16,000 अगर आप करो तो 1,00,000 बचता है आपका, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपकी वर्किंग नोट बन गई। अब हमें जो है वो क्या करना है, सिंपली अकाउंट बनाना है दोनों का, मतलब मशीन का। तो अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ पे मशीन अकाउंट, सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है। अब सबसे पहले हमें जो अकाउंट बनाना है वो कौन से साल का बनाना है, 2019 से हमें स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा ओपनिंग डेट हो जाएगा 1 जनवरी 2019, और इधर मैं करूँगा क्या, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे इस दिन पे हमारे पास 2 असेट थी, M1
जो असेट की वैल्यू बची थी वो कितनी बची थी, तो 1/1/2019 को असेट की जो वैल्यू बची थी वो M1 की 3,20,000, M2 की 1,36,000। तो 3,00,000 सर, और M2 की वैल्यू बची है 1,36,000। तो अगर इसका टोटल हम कर दें तो 3,20,000 प्लस 1,36,000, ये आपका हो गया 4,56,000। ये असेट का ओपनिंग बैलेंस था, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, असेट को बेच रहे हैं 1 जुलाई 2019 को। तो पहला काम हमारा ये रहेगा कि भाई 1 जुलाई 2019 तक का हम क्या लगा दे, डेप्रिसिएशन लगा दे। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, अरे किसका डेप्रिसिएशन लगा रहे, M1 का लगा रहे। आधे साल का डेप्रिसिएशन इसका बनता कितना है, 20,000 रुपये बनता है। अब इस असेट को बेच के हमें कुछ पैसा भी मिला है, उसके लिए हम जो है वो बाय बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। पैसा कितना मिला है, तो 2,50,000 रुपीज़ मिले हैं, ठीक है। और ये जो असेट है, इस असेट को बेच के हमें क्या हुआ है, लॉस ऑन सेल, ये भी M1 का ही है। और लॉस हमें कितना हुआ है, लॉस हमें जो है वो 50,000 का हो गया है। अब अगर आप देखोगे तो M1 जो है वो दोनों ही साइड अमाउंट इक्वल हो गया, मतलब दोनों साइड से 0, मतलब असेट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से निकल गया। इधर आपका जो है वो 3,20,000 है, 20,000 का डेप्रिसिएशन लगा, 2.5 लाख और 50,000। इस तरह से आपको क्रॉस वेरीफाई भी कर लेने का कि भी असेट एक बार निकल जाए तो जितनी अमाउंट से उसका डेबिट बैलेंस यहाँ पे दिख रहा है, उतनी ही अमाउंट से जो है वो उसका क्रेडिट बैलेंस दिखना चाहिए, उतनी अमाउंट से वो क्रेडिट होना चाहिए, तब जाके वो असेट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से निकलेगा, ठीक है। अब ये जो असेट है वो तो हमने बेच दिया, हम 30 सितंबर को वापस क्या कर रहे हैं, एक नई असेट खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे डेट डालेंगे 30 सितंबर 2019, और असेट खरीद रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, टू बैंक अकाउंट। असेट कितने में खरीद रहे हैं, तो असेट आप जो है वो नई वाली असेट खरीद रहे हो। अनदर मशीनरी वॉज परचेज एंड इंस्टॉल्ड ऑन 30 सितंबर 2019 फॉर ₹60,000। 60,000 में ये असेट जो है वो आप खरीद रहे हो, ठीक है। अब साल खत्म होगा 31/12/2019। अब साल खत्म होगा तो हमें जो है वो डेप्रिसिएशन तो लगाना पड़ेगा, तो बाकी जितनी भी असेट बची है उस पर हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूं, इसको मैं नाम दे देता हूं M3। अगर मैं बात करूं M2 की, तो M2 का तो डेप्रिसिएशन सिंपल है, पर ईयर के हिसाब से आपको 16,000 डेप्रिसिएशन लगा देना है। लेकिन अगर M3 की बात करें तो M3 का आपका डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो पूरे साल का नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने असेट को खरीद रहा है 30 सितंबर, सिर्फ 3 महीने का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का ही डेप्रिसिएशन आपका लगेगा। यहाँ पे 60,000 टू 10% इंटू 3/12, ये आपका आ जाता है 1,500 रुपये। तो टोटल आपका डेप्रिसिएशन यहाँ पे बन गया कितना, 17,500। अब साल खत्म हुआ तो यहाँ पे 31/12/2019 को बाय बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे। तो M1 तो है ही नहीं, M2 का बैलेंस जो है वो कितना बचा होगा, तो 1,36,000 में से आपको जो है वो 16,000 डेप्रिसिएशन माइनस करना है। ये आपका M2 का बच गया 1,20,000। इसमें 60,000 में से आपको 1,500 माइनस करना है, 60,000 में से 1,500 गया तो ये आपका बच गया 58,500। तो M2 का 1,20,000, M3 का 58,500, इतना बैलेंस आपका बचा। अब टोटल लिख देते हैं 1,78,500, 1,78,500, यहाँ पे भी टोटल लिख देते हैं। $4,56,000 प्लस 60, तो ये आ गया आपका 5,00,000।
क्लियर, सिंपल था। अब यहाँ पे हमारा काम खत्म नहीं होता है, हमें जो है वो क्या करना है, 2020 का भी अकाउंट बनाना है। 2020 का अकाउंट जो आप बनाओगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि भी 2020 से ये लोग जो है वो क्या कर रहे हैं। फ्रॉम ईयर 2020 डिसाइडेड टू अडेप्ट WDV मेथड एंड चार्ज द डेप्रिसिएशन एट द रेट 15% पर एनम। 2020 से वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड अप्लाई कर रहे हैं। उस केस में अकाउंटिंग किस तरह से होगी समझना ध्यान से। जिस दिन चेंज लेके आ रहे हो उसी दिन से आपको चेंज करना है। तो पहले तो यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लोगे। तो 1 जनवरी 2020 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। M2 था आपका 1,20,000, M3 था आपका 58,500, ठीक है, 1,78,500। अब मुझे सिंपली इन दोनों को डेप्रिसिएशन लगाना है, इन दोनों पे रिटर्न डाउन वैल्यू के हिसाब से। रिटर्न डाउन वैल्यू में अपने क्या करते थे, जो भी हमारा ओपनिंग बैलेंस होता था उस पे हम परसेंटेज कैलकुलेट करते थे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 31/12/2020 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट करूँगा, और ये आपका नया जो परसेंटेज है वो 15% है। तो M2 पे जो डेप्रिसिएशन आपका लगेगा वो कितना लगेगा, तो 1,20,000 15%, और M3 पे आपका जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितना लगेगा, 58,500 इंटू 15%। तो आपका डेप्रिसिएशन बना 1,20,000 इंटू 15%, 18,000, और 58,500 15%, ये आपका बना 8,775। टोटल आपका डेप्रिसिएशन बन गया कितना, 26,775। अब आपको सिंपली क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट कर देना है। 31/12/2020 बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 1,20,000 माइनस 18,000, 1,02,000 M2 का, M3 का जो बैलेंस है वो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो 58,500 माइनस 8,775, तो ये आपका हो गया 4,970। ये मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली असेट का ओपनिंग बैलेंस जो था उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर रहा हूँ। ये जो था इसमें से मैंने ये डेप्रिसिएशन माइनस किया, ये जो था इसमें से मैंने ये डेप्रिसिएशन, बस सिंपल यही किया, दूसरा कुछ अलग नहीं किया, ठीक है। तो 1,02,000 प्लस 4,975, तो ये 151,725 आपका आंसर आ जाएगा। 51 आपका टोटल जो है वो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल आपका हो जाएगा 1,78,500, साइड भी आपका टोटल 1,78,500। क्लियर, सिंपल सम था। जिस दिन चेंज करके, जिस दिन आप चेंज कर रहे हो उसी दिन से चेंज को अप्लाई करना है, प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम भी इसके जैसा ही है, ऑलमोस्ट सिमिलर सम है, बस इसमें चेंज ये है कि भी हमें इस बार जो है वो मल्टीपल ईयर 2015, 2017, 2016, 2018 4 साल का हमें जो है वो अकाउंट बनाना है, ठीक है। पढ़ लेते क्वेश्चन को पूरा। मेशर्स ग्रीन चैनल परचेज्ड ए सेकंड हैंड मशीन ऑन 1 जनवरी 2015। तो ये M1 हमने जो है वो खरीदा है कितने में, 1,60,000 में। ओवरहॉलिंग एंड इरेक्शन चार्जेस, ओवरहॉलिंग मतलब क्या कि भी आप जब सेकंड हैंड मशीनरी खरीदते हो तो उसको यूज में लाने के लिए आपको कुछ छोटे मोटे खर्चे करने पड़ते हैं सेकंड हैंड मशीन पे। तो वो जो सेकंड हैंड मशीन के आप जो छोटे मोटे खर्चे कर रहे हो उसको ओवरहॉलिंग बोलते हैं। और इरेक्शन चार्जेस आपके जो है वो 40,000 हुए, तो टोटल M1 जो है वो कितने की होगी, 1,60,000 प्लस 40,000 2 लाख की होगी, ठीक है। अनदर मशीनरी परचेस्ड फॉर ₹80,000, और ये कब परचेस कर रहे हैं, 1 जुलाई 2015।
मतलब करंट ईयर में ही, मतलब 2015 में ही आपने 6 महीने बाद एक और असेट खरीदी, इसको नाम दे देते हैं अपने M2। फिर क्या बोला है, ऑन 1 जुलाई 2017 द मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1 जनवरी 2015, मतलब ये बात कर रहे हैं M1 की, और सोल्ड फॉर ₹1 लाख। M1 को आपने 1 लाख रुपए में बेच दिया। अनदर मशीनरी अमाउंटेड ₹30,000 वॉज परचेज्ड एंड इंस्टॉल्ड ऑन 30 सितंबर 2017, और 30 सितंबर 2017 को आपने M3 भी जो है वो परचेज किया। अंडर द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस द कंपनी प्रोवाइडेड depreciation at the rate 10% per annum on original cost. However, from year 2018, it decided to adopt WDV method and to change depreciation and to charge depreciation at the rate 15%. एग्जैक्ट जो है वो ऊपर वाले सम जैसा ही है, बस हमें यहाँ पे चेंज ये है कि भी हमें जो है वो 4 साल का अकाउंट बनाना है। अगर आप चाहो तो ये सम स्किप भी कर सकते हो फास्ट फॉरवर्ड में, क्योंकि उसमें कोई नया कंसेप्ट नहीं है, पर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में एक प्रैक्टिस के लिए लिया है, तो मैं यहाँ पे ये सॉल्व करवाऊंगा पूरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। इसमें अब वर्किंग नोट बनाने की ऐसे जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हमें सारे ही साल का अकाउंट बनाना है, और हम जब अकाउंट सारे ही साल का बना रहे तो हम वर्किंग नोट वैसे भी अकाउंट के अंदर बताते हैं। ठीक है, और हर एक मशीन को अलग अलग बता रहे हैं। ठीक है, तो बना लेते हैं अकाउंट। पहले यहाँ से मैं जो है वो इसको कॉपी कर लूँ फॉर्मेट को। ठीक है, ये हमारा आंसर नंबर हो जाएगा 19। अब स्टार्टिंग से ही हमें जो है वो पूरा सब कुछ करना है 2015 से। तो सबसे पहले आप जो है वो असेट को खरीद रहे हो 1 जनवरी 2015 को, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, बैंक अकाउंट। तो मैं नाम दे देता हूँ M1, और ये M1 आपका जो है वो कितने का है, तो 1,60,000 प्लस 40,000, फिर ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ 1,60,000 प्लस 40,000। टोटल जो M1 आपका है वो 2 लाख रुपए का है। ठीक है, अब उसके बाद आप वापस जो है वो 1 जुलाई 2015 को एक और असेट खरीद रहे हो, इसको हम नाम देते हैं क्या, M2। और ये कितने में आप खरीद रहे हो, तो M2 आप जो है वो खरीद रहे हो 80,000 रुपीज़ में। तो 80,000 रुपीज़ में आपने M2 खरीद लिया। अब 2015 में और दूसरा कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, हमें सिंपली इसको क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है। यहाँ पे 31/12/2015 आएगा, यहाँ पे आप लिख दोगे बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट। M1 पे आपका जो है वो पूरे साल के हिसाब से 20,000 का आपका डेप्रिशिएशन लग जाएगा। M2 जो है इस पे आपका हाफ ईयर का डेप्रिशिएशन लगेगा, क्योंकि आपने असेट को जो है 1 जुलाई को खरीदा है। तो 80,000 इंटू 10% डिवाइड बाई 2, ये आपका हो जाएगा 4,000। टोटल आपका डेप्रिशिएशन हुआ कितना, 24,000। उसके बाद आप जो है वो 31/12/2015 को बैलेंस कैरिड डाउन कर दोगे, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन आपका हो जाएगा M1 जो है वो कितना बचेगा, तो 2 लाख में से 20,000 गया तो 1,80,000 बचा। ठीक है, उसके बाद M2 की बात करें तो M2 जो है वो 80,000 में से 4,000 गया, तो ये आपका बच गया 76,000। तो टोटल आपका जो है वो 1,80,000 प्लस 76,000, 2,56,000 क्लोजिंग बैलेंस बच गया। ठीक है, और यहाँ पे टोटल अगर हम लिख दे तो टोटल आपका जो है वो 2,80,000 है। फर्स्ट ईयर खत्म। सेकेंड ईयर 2016
2016 में भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, क्योंकि सीधा ट्रांजेक्शन जो आ रहा है वो कब आ रहा है, 2017 में आ रहा है। तो 2016 में एज इट इज बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे अपने यहाँ पे 1 जनवरी 2016 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। M1 जो है उसका बैलेंस आपका है 1,80,000। M2 जो है उसका बैलेंस आपका है 76,000, 2,56,000। अब 2016 31/12/2016 आएगा, क्योंकि साल के बीच में दूसरा कोई भी ट्रांजेक्शन आपका नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप सिंपली क्या करोगे, बाय बैलेंस बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और 2016 में तो पूरे साल तक असेट आपका यूज हुआ, दोनों पे ही स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से पूरे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो यहाँ पे M1 जो है वो 2 लाख का था और M2 जो है वो 80,000 का था। तो M1 में आपका जो है वो डेप्रिसिएशन लग जाएगा 20,000 के हिसाब से। M2 पे आपका डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो कितना लगेगा, 8,000 पूरे साल का। टोटल डेप्रिसिएशन आपका लगा कितना, 28,000। ठीक है। फिर यहाँ पे 31/12/2016 बाय बैलेंस कैरेट डाउन जो आप करोगे उसमें M1 जो है उसका बैलेंस बचेगा कितना, 1,80,000 में से 20 गया तो 1,60,000। M2 का जो बैलेंस बचेगा 76,000 में से 8,000 गए तो ये आपके बच गए कितने, 68,000। अब आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कितना बचा, 160 + 68,000, 2,28,000। 2,28,000। और यहाँ पे टोटल भी अगर हम लिख दे तो टोटल आपका था 2,56,000। ठीक है। अब आता है साल 2017। 2017 में जो है वो आपके एडजस्टमेंट्स थे, तो 2017 को हमें जो है वो ध्यान से करना पड़ेगा। तो 1/1/2017 को आप सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दोगे। इसमें M1 का जो आपका बैलेंस रहेगा वो 1,60,000 है। M2 का जो आपका बैलेंस रहेगा वो 68,000 है। का टोटल आपका बन जाएगा 2,28,000। ठीक है। अब सबसे पहले 2017 में हमारा क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, 1 जुलाई 2017 को हम असेट को बेच रहे हैं। कौन सी असेट को, M1 को बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं, 1,00,000 रुपए में बेच रहे हैं। ठीक है। तो पहला तो काम हमारा ये रहेगा कि हम उस दिन तक का पहले डेप्रिसिएशन लगा दें। यहाँ पे 1/1/2017 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और ये M1 का डेप्रिसिएशन है। अब पूरे साल का 20,000 लगता है आपका डेप्रिसिएशन, तो हाफ ईयर का कितना लगेगा, 10,000। कल है कैलकुलेशन। फिर वापस ये एक साथ हो जाएगा, 1/7/2017। यहाँ पे कुछ पैसे भी तो मिल रहे हैं हमें, बैंक अकाउंट में पैसे कितने मिल रहे हैं, तो बैंक अकाउंट में आ जाएगा आपका 1,00,000, 1,00,000 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है। फिर वापस 1/1/2017। अब असेट जो है वो कितने की थी, असेट थी 1,60,000 की। इसमें से 10,000 का डेप्रिसिएशन लग गया तो असेट की वैल्यू बची कितनी, 1,50,000 रुपए। 1,50,000 वाली असेट आपने बेची कितने में, 1,00,000 में। तो आपका नुकसान जो है वो कितना हुआ, तो नुकसान आपका हुआ 50,000 रुपये। यहाँ पे बाय लॉस सेल, इससे आपका M1 जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट से निकल गया। अब 30 सितंबर को हम जो है वो एक असेट और खरीद रहे हैं 30,000 रुपीज की। तो यहाँ पे डेट डालूंगा मैं 30 सितंबर, और असेट खरीद रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। कितना, तो ये 30,000 में आप जो है वो खरीद रहे हो, इसको नाम में दे दूंगा M3। अब 31/12/2017 आएगा, तब आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, असेट को पूरे साल के लिए डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। पर वो तो सिर्फ M2 को करोगे, ये जो M3 आपने खरीदा है वो तो कब खरीदा है, 30 सितंबर को। तो इस पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो तो सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का लगेगा। तो यहाँ पे
बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका जो आ जाएगा M2 पे पूरे साल के हिसाब से आपका 8,000 जो है वो डेप्रिसिएशन लग जाएगा। M3 जो है वो 30,000 पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगता है। अगर हाफ ईयर कैलकुलेट करने जाओ तो सॉरी 30,000 पे 3,000 रुपये पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगता है। हाफ ईयर का कैलकुलेट करने जाओ तो किस तरह से होगा, तो 30,000 10% इंटू, ये हाफ ईयर भी नहीं, T/12 हो जाएगा, क्योंकि आपने 30 सितंबर को जो है वो असेट को खरीदा है। मैंने गलती से हाफ ईयर बोल दिया था आगे, पर ये 30 सितंबर को आपने खरीदा है, तो 3 महीने का ही आपका जो है वो डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 30,000 इंटू 10% इंटू T/12 अगर आप करोगे तो 750 रुपये आपका जो है वो डेप्रिसिएशन यहाँ पे लग रहा है। तो ये आपका 8,750 टोटल डेप्रिसिएशन लगा। अब इसको मैं आगे कंटिन्यू करूं तो यहाँ पे 31/12/2017 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा आपका। अब बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना होगा, तो M2 जो है उसका ओपनिंग बैलेंस आपका था 68,000। 68,000 में से आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया कितना, 8,000, तो M2 अब बचा कितना, 60,000। M3 की अगर बात करें तो M3 हमने खरीदा था 30,000 में, 750 रुपये का डेप्रिसिएशन लगाया, तो अब असेट का अमाउंट जो बचा वो कितना बचा, 29,250। तो टोटल आपका क्लोजिंग बैलेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 60,000 प्लस 29,250, 89,250। ये चीज अगर आपको क्रॉस चेक करनी हो तो क्रॉस चेक भी आप कर सकते हो कि भी दोनों साइड का टोटल आपका सेम होना चाहिए। तो 2,28,000 प्लस 30,000 माइनस 10,000 माइनस 1,00,000 माइनस 50,000 माइनस 8,750 माइनस 89,250, ठीक है। तो 2,28,000 प्लस 30,000 2,58,000 आपका टोटल हो जाएगा यहाँ पे 58,000। अब यहाँ पे ध्यान रखोगे कि भी 2018 से आपका मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे आप पढ़ोगे तो फ्रॉम ईयर 2018 इट डिसाइडेड टू अडॉप्ट WDV मेथड एंड चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 15% पर एनम। तो आपका मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो अब रिटर्न डाउन वैल्यू में कन्वर्ट हो रहा है और परसेंटेज भी जो है वो 15% रहेगा। पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे 1/1/2018 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपका M2 का जो है वो बैलेंस हो जाएगा 60,000, M3 का जो है वो बैलेंस हो जाएगा 29,250, 89,250। अब इसको मैं जो डेप्रिशिएट करूंगा वो रिटर्न डाउन के हिसाब से 31/12/2018 को करूंगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और ओपनिंग बैलेंस पे ही हम परसेंटेज लगाएंगे क्योंकि हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, ठीक है। तो M2 पे 60,000 इंटू 15%, तो ये आपका बना 9,000। M3 पे जो आपका डेप्रिसिएशन लगेगा वो 29,250 इंटू 15%, इसको मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ, 4387.5 आ रहा है, तो इसको मैं 4388 कर दे रहा हूँ। तो टोटल आपका डेप्रिसिएशन बन गया 9,000 प्लस 4388, तो 13388, ये आपका टोटल डेप्रिसिएशन बन गया। अब सिंपल हमें क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना है 31/12/2018 को। इधर बाय बैलेंस कैरिड डाउन जो होगा कितना हो जाएगा, तो M2 जो है 60,000 माइनस 9,000
ये हो गया आपका 51,000। M3 जो है 29250 माइनस 4388, तो ये हो गया आपका 24862। टोटल आपका बैलेंस जो है वो बचेगा 51,000 ऐड करने के बाद 75,862। क्लियर? सिंपल सम था, ऊपर वाले सम जैसा ही एग्जैक्ट सम था, कुछ खास अलग नहीं था इसमें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी एकदम सिंपल सम है। पहले एक बार पढ़ते हैं पूरा क्वेश्चन। मेशर्स अंशुल एंड कंपनी कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2017। 2017 में बिजनेस स्टार्ट हुआ। व्हेन दे परचेज प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर ₹7 लाख। ठीक है, they adopted a policy of charging depreciation at the rate 15% per annum on diminishing balance basis, and over the years their purchase of plant have been, देखो ये M1 जो है वो 7 लाख का आपने खरीदा है 1 जनवरी 2017 को। उसके बाद आपने दूसरा ये M2 जो है वो खरीदा है कब? 1/1/2018 को, और ये जो है वो आपका हो जाएगा M3। ठीक है, ये आपने खरीदा है 1 जनवरी 2021 को। आपकी अभी करंट मेथड जो है वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने की। लेकिन अब क्या हो रहा है, ऑन 1 जनवरी 2021 इट वॉज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन टू स्ट्रेट लाइन बेसिस। आप 1/1/2021 को मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज करके स्ट्रेट लाइन बेसिस पे कर रहे हो। On this date, remaining useful life was assessed as 6 years for all the assets purchased before 2021, with no scrap value, and 10 years for the asset purchased on 1 जनवरी 2021। सिंपल क्या बोला है कि अब आप जो है वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से जा रहे हो स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में जा रहे हो तो हम उसमें दो तरह से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे। एक तरीका था कि भी आप परसेंटेज लगा दो, दूसरा तरीका था आप यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर दो तो भी आपको पर ईयर का डेप्रिसिएशन मिल जाता था, इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड में। अब यहां पे अपने क्या कर रहे हैं, जो भी एसेट ऐसी है जो आपने 1 जनवरी 2021 से ये डेट से पहले आपने जितनी भी एसेट खरीदी है उसका यूजफुल लाइफ आपने मान लिया है 6 ईयर, और जो इस दिन मतलब 1 जनवरी 2021 या उससे बाद आपने जो है वो खरीदी है उसका यूजफुल लाइफ आप जो है मान रहे हो कितना? 10 साल। ठीक है, कैलकुलेट द डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन टू बी एडजस्टेड इन प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021। हमें सिंपल क्या करना है, प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट बनाना है 2021 का। पर अगर हमें 2021 का अकाउंट बनाना है, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, उस दिन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो असेट है ये हमने 2017 में खरीदा है, ये हमने 2018 में खरीदा है। इन दोनों ही असेट को हमें डेप्रिशिएट करके लेके आना पड़ेगा 2021 1 जनवरी 2021 की वैल्यू पे। क्लियर? तो पहले हमें एक वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी पूरी अच्छे से। अच्छा, ये क्वेश्चन में कोई भी सेल का ट्रांजैक्शन नहीं है, तो पहले क्विकली अपने वर्किंग नोट एक बना लेंगे। ये आंसर नंबर आपका हो जाएगा 20। ठीक है, वर्किंग नोट 1, इसमें हम डाल देते हैं M1 एंड M2 को। ठीक है, अब सबसे पहले आपने M1 जो है वो खरीदा है कब? 1 जनवरी 2017 को। एज ऑन 1 जनवरी 2017 को M1 था हमारे पास सिर्फ, और ये कितने का था? तो 7 लाख रुपीस का था। M2 हमारे पास इस दिन पे था ही नहीं। अब 2017 में
आपने M1 को डेप्रिशिएट किया। कैसे डेप्रिशिएट किया? तो चार्जिंग डेप्रिशिएशन एट द रेट 15% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो यहां पे मैं लिख दूं माइनस डेप्रिशिएशन फॉर 2017। अच्छा, आपका साल जो है वो कब खत्म हो रहा है? तो ईयर एंडिंग 31 दिसंबर। साल कब खत्म होता है वो खास करके देख लेने का बेटा, वरना बहुत लोचा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 15% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लग जाएगा एट द रेट 15%। तो ये आपका बनेगा 7 लाख इंटू 15%, 1,05,000। ठीक है, ये करने के बाद आपको मिल जाएगा बैलेंस एज ऑन 1/1/2018। तो ये बैलेंस आपको मिला 5,95,000। और 1/1/2018 को हमने एक और असेट खरीदी है 1,50,000 की, 1 जनवरी 2018। तो 1,50,000 ये आपका बैलेंस इधर आ जाएगा। ठीक है, अब 2018 का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, डेप्रिसिएशन फॉर 2018, और ये भी एट द रेट 15% जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस होगा उस पर लगेगा, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। 5,95,000 इंटू 15% आपका हो जाएगा 89,250। 89,250 और 1,50,000 पे आपका 15% हो जाएगा 22,500। तो ये करने के बाद आपको मिल जाएगा बैलेंस एज ऑन 1/1/2019। ठीक है, तो 59,500 सॉरी 5,95,000 माइनस 89,250। तो ये आपका बचा 5,05,750, 5,05,750। और इधर 1,50,000 माइनस 22,500, ये आपका बचा 1,27,500। ठीक है, इसमें अब आप जो है वो डेप्रिसिएशन फॉर 2019 माइनस करोगे एट द रेट 15%। तो इस पे आपका 15% हो जाता है 19,125, 19,125 और 505,750। इस पे 15% आपका बनता है 7,586। तो मैं राउंड ऑफ करके 3 लिख देता हूँ, 7,586 2.5 आया था, तो इसको मैं राउंड ऑफ करके 3 लिख देता हूँ। ठीक है, आप पॉइंट में भी लिख सकते हो और राउंड ऑफ भी कर सकते हो, दोनों ही चीज़ें चलती है। अब ये माइनस करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा बैलेंस एज ऑन 1/1/2020। ये 505,750 माइनस 7,5,863। तो ये आपको मिल गया 429,887। और ये 1,27,500 माइनस 19,125, ये आपको मिला 1,08,375। एक और साल का हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन फॉर 2020 एट द रेट 15%। तो इस पे 15% आपका बनता है 16,256। और इस पे 429,887 पे 15% आपका बनता है 64483, 64483। अब जाके हमें जो है वो मिला क्या? बैलेंस एज ऑन 1/1/2021। तो 429,887 माइनस 64483, ये आपका बैलेंस मिला 365,404, 365,404 और 108,375 माइनस 16256, ये आपको मिला 92,119। ठीक है, इसके बाद आपको अब जो है वो डेप्रिसिएशन लगाना है किस तरह से? तो जो भी असेट 1 जनवरी 2021 के पहले खरीदी गई होगी उसमें आपका यूजफुल लाइफ जो है वो माना जाएगा 6 साल। तो यहां पे मेरा
डिवाइड बाय कर दूंगा मैं यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ आपका यहाँ पे माना जाएगा 6 ईयर्स। तो एप्रिसिएशन फॉर 2021 जो आएगा इनका वो किस तरह से आएगा, तो 365,404 डिवाइड बाय 6 अगर मैं करूं तो 60900 60900 और इसका 92119 डिवाइड बाय 6 अगर करूं तो ये 15353 15353। और अगर हम बात करें M3 की तो एप्रिसिएशन फॉर M3, तो M3 का वैल्यू जो है वो हमने खरीदा कितने में था, M3 को 2 लाख रुपए में खरीदा था। अब जो 1 जनवरी 2021 को खरीदा या उसके बाद खरीदा उसकी यूजफुल लाइफ आपको माननी है कितनी, 10 साल। यहां पे लिखा गया है ऐसा, ठीक है। डिवाइड बाय 10 ईयर्स कर दूंगा, ये तो हो गया कितना, 20,000। अब सिंपली हमें क्या करना है, 2021 का मशीनरी अकाउंट बनाना है। बना लेते हैं, बस कॉपी किया हुआ पड़ा ही है। सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे 1 जनवरी 2021 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। बैलेंस ब्रॉट डाउन में हमारे पास 2 असेट का ओपनिंग बैलेंस था, M1 एंड M2। M1 एंड M2 का बैलेंस जो है वो 365,404 एंड 92,119। 365,404 92,111, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया। और इसी दिन को 1 जनवरी 2021 को हम M3 भी खरीद रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो बैंक अकाउंट M3। और ये कितने में खरीद रहे हैं, तो 2 लाख रुपए में अपने इसको खरीद रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे साल खत्म होगा 31/12/2021 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो हमने डेप्रिसिएशन तीनों ही मशीन का ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, M1 M2 एंड M3। तो M1 का डेप्रिसिएशन आपका है 60,900। M2 का डेप्रिसिएशन आपका है 15,353 और M3 का आपका है डेप्रिसिएशन 20,000 रुपये, ठीक है। तो टोटल आपका डेप्रिसिएशन जो है वो कितना आ गया, 60,900 प्लस 15,353 प्लस 20,000, तो 96,253 आपका जो है वो डेप्रिसिएशन आया। 96,253 के बाद 31/12/2021 को आपका बाय बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा। तो इधर M1 जो है वो कितना बचेगा, तो 365,404 माइनस 60,900, तो ये बचा 304,504 92,119 माइनस 15,353, M2 बचा आपका 76,766। M3 की अगर बात करें तो 2 लाख में से 20,000 गया, तो ये बच गया आपका 1,80,000। अब इन तीनों का अगर टोटल कर ले, 304,504 प्लस 766 प्लस 1,80,000, तो ये आपका आ गया 561,270। 561,270, यही आपका जो है वो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। और इधर अगर मैं टोटल कर दूं सबका, $365,404 प्लस 92,119 प्लस 2 लाख रुपए, ये आपका 657,523 57,523, ठीक है। इस तरह से जो है वो आपका मशीन अकाउंट बनेगा। हमारा पहले 2 जो सम थे उसमें
स्ट्रेट लाइन से अपने जा रहे थे WDV में, इसमें क्या हो रहा है, WDV से अपने आ रहे हैं स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। तो ये भी आपका चेंज इन मेथड वाला सम कंप्लीट होता है। अब इसके बाद एक दो सम और आपके बचते हैं चेंज इन मेथड वाले। वैसे ये पास्ट एग्जाम के है, पास्ट एग्जाम जून 24, पास्ट एग्जाम जनवरी 25। ये जो है ये दो क्वेश्चन आपके और चेंज इन मेथड वाले हैं, पर इसको हम आज नहीं कल कवर करेंगे। कल पहले ये जो दोनों लेक्चर है उसको, दोनों सम है उसको कवर कर लेंगे, और उसके बाद हमें एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है मशीनरी डिस्पोजल का। ये मशीनरी डिस्पोजल भी जो है वो अपने कल कवर कर लेंगे। आज के लेक्चर को मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये जितने भी नोट्स में हैंड रिटन लिख रहा हूँ उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। क्वेश्चन बैंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप सब कुछ जो है वो फ्रीली अवेलेबल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।